दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। आईपीसी के आपको थर्ड सेशन का छठा वीडियो है। थर्ड सेशन में आपको धारा 107 से लेकर के 298 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है। इसका यह छठा वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से क्या है 101 में बलवा के मामले में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, अर्थात बलवा के मामले के लिए क्या आवश्यक नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर एक विधि विरुद्ध जमाव, ऑप्शन बी बलवा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग, ऑप्शन सी बलवा करने में अग्रसर सदस्यों में से किसी एक द्वारा हिंसा का प्रयोग, ऑप्शन डी सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में हिंसा या बलवा का प्रयोग। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं बलवा के मामले में क्या आवश्यक तत्व नहीं है, तो वह है कि बलवा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग। यह जरूरी नहीं है कि बलवा के लिए सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग किया ही जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के धारा 146 में बलवा को क्या है परिभाषित किया गया है। धारा 146 के अनुसार बलवा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। पहला, अभियुक्तों की संख्या 5 या इससे अधिक होनी चाहिए तथा वे विधि विरुद्ध जमाव निर्मित करते हो। दूसरा, अभियुक्तों का एक ही समान उद्देश्य से प्रेरित होना आवश्यक है। तीसरा, विधि विरुद्ध जमाव द्वारा अथवा उसके किसी एक सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग होना चाहिए। अतः बलवा करने में अग्रसर सभी सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग बलवा का आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है 102 में क बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है। भीड़ का आवाज़ क्या है। ऑप्शन नंबर ए सुसंगत है क्योंकि यह सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों द्वारा कही गई या की गई बात से संबंधित है। ऑप्शन बी संविवार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। ऑप्शन सी हेतु या तैयारी को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। ऑप्शन डी तथ्यों का अवसर कारण या परिणामों को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत है। मैं आपको बता दूं क बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है। भीड़ का आवाज़ क्या होगा। भीड़ का आवाज़ संविवार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए क्या है सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, यह क्वेश्चन आपको एमपीसी विलेज 1983 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है। क्वेश्चन नंबर 103 में वास्तव में लड़े बिना दो भाई लोक मार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे थे। वहाँ भीड़ जमा हो गई और क्या हुआ यातायात रुक गई। ये दोनों भाई दोषी है। दोनों भाई किस अपराध के दोषी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए किस अपराध का दोषी है। पहला क्या है दंगा करने के लिए, दूसरा बलवा करने के लिए, तीसरा रिश्ती के लिए, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित उपरोक्त सहायता से कोर्ट की सहायता से उत्तर क्या है सेलेक्ट करना है। पहला ए क्या है 1 और 2 दोनों सही, बी क्या है 2 और 3 दोनों सही, सी है केवल 1, डी और केवल 4। तो मैं आपको बता दूं वास्तव में अर्थात लड़े बिना दो भाई लोक मार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे थे। वहाँ भीड़ जमा हो गई। यहाँ इंपॉर्टेंट है गाली दे रहे थे। ओके, यहाँ पर क्या होगा इससे भीड़ जमा हो गई तथा यातायात रुक गए। इस स्थिति में क्या होगा वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। कैसे नहीं दोषी होगा चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस 2002 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दोनों भाई इनमें से किसी अपराध का दोषी नहीं है। ये दंगा करने का दोषी नहीं है क्योंकि दंगा गठन हेतु आवश्यक है कि वास्तविक मारपीट हो। यह बलवा करने के दोषी भी नहीं है क्योंकि बलवा के गठन हेतु कम से कम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक है। ये रिश्ती के दोषी भी नहीं है क्योंकि रिश्ती में संपत्ति की क्षति कारित की जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा या किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है 104 में किसी ग्राम के एक मकान के छत पर 4 से अधिक व्यक्ति का एक समूह एकत्र होता है। 4 से अधिक अर्थात 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक करने का मतलब 5 तो है ही। ओके, एक समूह एकत्रित हो जाता है। उसके पास की एक अन्य छत पर उसी 5 अन्य व्यक्ति को एक दूसरे समूह एकत्रित हो जाता है। उसके उपरांत दोनों समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। क्या वह निम्न में से किसी भी अपराध के लिए दोषी है। ऑप्शन नंबर ए विधि विरुद्ध जमाव के लिए, ऑप्शन बी दंगा के लिए, ऑप्शन सी बलवा के लिए तथा ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं आपको बता दूं यह क्या होगा तो यह आपको दोषी होगा बलवा के लिए दोषी होगा। कैसे दोषी होगा चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ।
दोनों ही समूह भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन बलवा करने के लिए दंड के लिए दायी हुआ, क्योंकि वह विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा हिंसा का प्रयोग हो रहा था। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, MPAPO 1995 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें क्या है, बलवा को किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 146, ऑप्शन बी धारा 144, ऑप्शन सी धारा 145 तथा ऑप्शन डी धारा 147। बलवा को IPC के कौन से धारा में बताया गया, ये पूछा जा रहा है। ओके, मैं आपको बता दूं, बलवा को बताया गया IPC के सेक्शन 146 में बताया गया। तो साथ ही साथ मैं आपको अन्य सेक्शन बता दूं, 144 में क्या बताया गया। 144 सेक्शन में घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना बताया गया है। वही धारा 145 में क्या बताया गया है, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होने या उसमें बना रहना। ओके, यहाँ जाते हैं आपको धारा 145 में। वही 147 में क्या है, 147 में बलवा के लिए दंड है, तब बलवा बताया गया है 146 में। ओके, तो मैं आपको बता दूँ बलवा को किस धारा में बताया गया है, तो बलवा को 146 में बताया गया। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जबकि टाइपिंग एरर के कारण यह C टाइप हो गया। ओके, मैं आपको फिर से बता दूं, बलवा को किस धारा में बताया गया है, तो बलवा को बताया गया है IPC के सेक्शन 146 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्या है 106 में, क और ख ने समूह बनाकर अपना झगड़ा बल प्रयोग से निपटाने के लिए एक दूसरे पर घातक शस्त्रों से हमला किया। दोनों पक्षों को गंभीर चोट आई। इस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए, क को आत्मरक्षा का बचाव उपलब्ध है, ऑप्शन बी ख को आत्मरक्षा का बचाव उपलब्ध है, ऑप्शन सी क और ख दोनों ने कोई अपराध नहीं किया, और ऑप्शन डी क और ख अपने अपने कृत्यों के लिए दोषी है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको UPPCS 1992 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में वह कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो इस स्थिति में वह क और ख अपने अपने कृत्यों के लिए दोषी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अपना झगड़ा बल प्रयोग द्वारा निपटाने के लिए एक दूसरे पर घातक शस्त्रों से हमला करना विधि विरुद्ध कार्य है, अतः क तथा ख अपने अपने कृत्यों के लिए क्या होगा, दोषी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या पूछ रहा है, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलवा करने के लिए कितना दंड है, अर्थात IPC के अकॉर्डिंग यदि आप बलवा करते हैं तो बलवा करने के लिए आपको कितना दंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए केवल 2 वर्ष, ऑप्शन बी केवल 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, ऑप्शन डी 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों। तो मैं आपको बता दूं, बलवा बताया गया IPC के सेक्शन 146 में, जबकि बलवा के लिए दंड बताया गया 147 में, जिसमें बताया गया दंड कितना है, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों बताया गया। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन आपको बिहार सिविल जज 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा और दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या बताया गया है, भारतीय दंड संहिता में बलवा के लिए दंड का प्रावधान बताया गया, अर्थात IPC के अकॉर्डिंग बलवा के लिए कौन से सेक्शन में दंड बताया गया। ऑप्शन नंबर ए धारा 145, ऑप्शन बी धारा 146, ऑप्शन सी धारा 147, तो ऑप्शन डी धारा 148। मैं आपको बता दूं, IPC के अंतर्गत बलवा के लिए दंड बताया गया है 147 में। तो 146 में क्या है, 146 में बताया गया है बलवा तथा 146 में बलवा तथा 147 में बलवा के लिए दंड तथा 145 में बताया गया है किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना। ओके, 145 हो गया तथा 146 बलवा हो गया, बलवा करने तथा 147 बलवा के लिए दंड तथा 148 आ जाता है घातक आयुध से सुसज्जित होकर क्या करना, बलवा करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य का जो संयुक्त रूप से अपराध करता है, आपराधिक दायित्व निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को इंगित कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन बी सामान्य आशय, ऑप्शन सी सामान्य षड्यंत्र तथा ऑप्शन डी दुष्प्रेरण। यह क्वेश्चन आपको UPPCS 1999 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य का जो संयुक्त रूप से अपराध करता है, आपराधिक दायित्व निर्धारित करने का सिद्धांत को इंगित करता है। कौन सा सिद्धांत, तो होता है वो सामान्य उद्देश्य के सिद्धांत
को इंगित करता है। क्वेश्चन आपको UPPCS 1999 में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसकी व्याख्या सही से स्पष्ट कर लेता हूँ। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 इस धारा में उल्लिखित सिद्धांतों को सामान्य उद्देश्य का सिद्धांत कहते हैं। धारा 149। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। इसमें क्या पूछ रहा है? किसी आपराधिक कार्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा है कि उसकी क्या अपेक्षा है? ऑप्शन नंबर ए, अभियुक्त मात्र कार्य की तैयारी की योजना बनाने में सम्मिलित हुआ हो। ऑप्शन बी, अपराधियों का अनुप्रमाणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान हो। ऑप्शन सी, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य अनुसरण में कार्य किया गया हो। ओके, तथा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, मैं आपको बता दूं, किसी अपराधिक कार्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा करता है कि क्या अपेक्षा करता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया गया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको UPPCS 2004 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए कोई किया गया कार्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 अर्थात 111 अर्थात 111 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है? IPC के सेक्शन 149 के क्या आवश्यक तत्व है? अर्थात IPC के सेक्शन 149 के क्या क्या आवश्यक तत्व है? ओके, ऑप्शन पहला क्या है? अपराध करने के संभावित ज्ञान। दूसरा, सामान्य उद्देश्य। तीसरा, धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य। चौथा, अपराध करने में सक्रिय भागीदारी। तथा हो गया सक्रिय भागीदारी। नीचे दिए कोटि सहायता से क्या करना है? इसको सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। ओके, ये क्या बता रहा है? 1, 3 और 4, बी 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1, 2 और 3। ओके, मैं आपको बता दूं IPC के सेक्शन 149 के क्या आवश्यक तत्व है? इसका आवश्यक तत्व हो गया है आपको अपराध करने का संभावित ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ सामान्य उद्देश्य एंड धारा 144 में वर्णित अवैध भागीदारी भी होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से हो गया? 1, 2 और 3। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, 111 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPPCS 2004 तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 सामान्य उद्देश्यों को साबित करने के लिए पहला, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई आपराधिक कार्य कृत किया जाना। दूसरा, ऐसे अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में किया जाना। तथा तीसरा, जमाव के हर सदस्य को अपराध करने के संभावित ज्ञान का होना आवश्यक है। अपराध में प्रत्येक सदस्य का सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 जिसका संबंध संयुक्त दायित्व से अर्थात जॉइंट लायबिलिटी से है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक कृत्य विधि विरुद्ध जमाव अथवा उसके किसी सदस्य द्वारा किया गया है। दूसरा, आपराधिक कृत्य ऐसा है जिसके कारित किए जाने की संभाव्यता का ज्ञान विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को हो। ओके, वही सी क्या हो गया? आपराधिक कृत्य विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने के दौरान किया गया हो। ओके, तथा डी क्या हो गया? अभियुक्त आपराधिक कृत्य करते किए जाते समय विधि विरुद्ध जमाव के सक्रिय सदस्य के रूप में उपस्थित रहा हो। मैं आपको बता दूं IPC के सेक्शन 149 का जिसका जब संबंध संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से है उसका संदर्भ है कि अभियुक्त आपराधिक कृत्य किए जाते समय विधि विरुद्ध जमाव के सक्रिय सदस्य के रूप में उपस्थित रहा हो। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको UP लोअर 2003 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। संयुक्त दायित्व से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में आपराधिक कृत्य करते समय विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त उपस्थित रहे और सामान्य उद्देश्य में भागीदारी करते हुए स्वयं को किसी अभिव्यक्त कार्य में संलग्न करें। यह बात आपको बताई गई थी किस बात में? तो सीताराम पांडे बना बिहार राज्य के मामले में बताया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113
इसमें क्या पूछ रहा है, 6 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी परंतु केवल 4 व्यक्ति ही गिरफ्तार किए गए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, वे आईपीसी के धारा 302 तथा 149 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, वे आईपीसी की धारा 302/149 में दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। ऑप्शन सी, वे आईपीसी के सेक्शन केवल 302 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, वे आईपीसी के सेक्शन 302/34 में दोषी ठहराया जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2003 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304/149 में दोषी ठहराया जाएगा। कैसे ठहराया जाएगा, चलिए मैं इसके व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ये एग्जाम क्वेश्चन है आपको यूपी लोअर 2003 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रवर्तन के लिए सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में कम से कम 5 व्यक्तियों की भागीदारी आवश्यक है, भले ही उनमें से कुछ ऐसा हो जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जिनकी पहचान नहीं की जा सकती। हत्या के 6 अभियुक्तों में से केवल 4 गिरफ्तार व्यक्तियों को धारा 302/149 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, क्या है क्वेश्चन नंबर 114 में, क सहित 5 व्यक्ति एक समुदाय के सभी सदस्यों को समाप्त कर देने के सामान्य उद्देश्य से एक गांव में क्या करता है, घुसता है। ख, जिसके ऊपर सभी सदस्य मृत्यु कायरत करने के लिए केंद्रित होता है, क का पुराना मित्र निकलता है और इसीलिए क यह नहीं चाहता है कि ख की मृत्यु क की उपस्थिति में हो, जो अपने को ऐसे समूह का सदस्य से अभी तक बाहर नहीं कर सकता, कायरत कर देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं सही कथन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क किसी अपराध के लिए दायित्वहीन नहीं होगा। ऑप्शन बी, क केवल विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के अपराध के लिए दायित्वहीन होगा। ऑप्शन सी, क हत्या के अपराध के लिए दायित्वहीन नहीं होगा क्योंकि उसने उस अपराध के कायरत किए जाने में भाग नहीं लिया। ऑप्शन डी, क हत्या के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 302 सपठित धारा 149 के अंतर्गत दायित्वहीन होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत आपको होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क हत्या के आरोप के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 अर्थात 302 रीड विथ 149 के अंतर्गत क्या होगा, वह दायित्वहीन होगा। कैसे दायित्वहीन होगा, तो इसको मैं व्याख्या के माध्यम से आपको बतला देता हूँ। चूंकि हत्या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा समूह के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए की गई थी, अतः क हत्या के अपराध के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 सपठित 149 के अंतर्गत क्या होगा, दायित्वहीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 115, क्या 115 में पूछ रहा है, एक अभियुक्त को आईपीसी के सेक्शन 149 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है यदि एक अभियुक्त को आईपीसी के सेक्शन 149 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है यदि क्या, ऑप्शन ए, उसका दूसरे अभियुक्तों के साथ सामान्य आशय रहा हो। ऑप्शन बी, सामान्य कृत्य में उसकी सक्रिय भागीदारी रहा हो। ऑप्शन सी, सामान्य उद्देश्य रखते हुआ वह विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्यों द्वारा सबके सामान्य उद्देश्य की परिपूर्ति में आपराधिक कृत्य करते समय उपस्थित रहा हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी व्यक्ति में। ओके, मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है यदि सामान्य उद्देश्य रखते हुए वह विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा सबके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आपराधिक कृत्य करते समय उपस्थित रहा हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभावित जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्या है क्वेश्चन नंबर 116 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत एक अपराध गठित करने हेतु एक विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है तथा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा अपराध जो उस जमाव के सदस्य को ज्ञात था कि वह सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण के दौरान कारित किया जाना संभाव्य है। ऑप्शन बी, ऐसा अपराध जो उस जमाव के सदस्य को ज्ञात था
कि वह सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कार्य किया जाना संभाव्य है। सी क्या है, ऐसा अपराध जो उस जमाव के सदस्यों के ज्ञान में हो सकता था वह सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कार्य किया जाना संभव है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी के सेक्शन 149 के अंतर्गत एक अपराध गठित करने हेतु एक विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया गया हो तथा वह ऐसा अपराध जो उस जमाव के सदस्य को ज्ञात था कि वह सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कारित किया जाना संभव है। ऐसा अपराध जो उस जमाव के सदस्य के ज्ञान में हो सकता था वह इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि है ऐसा अपराध जो उस जमाव के सदस्य को ज्ञात था कि वह सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कारित किया जाना संभाव्य है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2009 यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें क्या है, गलत उत्तर को इंगित करना है, सही उत्तर को ना बल्कि गलत उत्तर को इंगित करना है। आईपीसी के सेक्शन 149 के अधीन दायित्वों के आवश्यक शर्त है। दायित्व की आवश्यक शर्त है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व में होना। ऑप्शन बी कार्य का विधि विरुद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा किया जाना। ऑप्शन सी कार्य का सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए किया जाना। ऑप्शन डी कार्य का विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए किया जाना। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ गलत उत्तर को इंगित करना है। ओके, तो इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्य का समान आशय को अग्रसर करते हुए किया जाना। ओके, धारा 149 के अंतर्गत है, इसका गलत उत्तर है। जबकि क्या होना चाहिए, सामान्य आशय न बल्कि सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2000 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। कार्य सामान्य आशय के अग्रसर करते हुए किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 134 के अधीन संयुक्त दायित्व के अधीन हेतु आवश्यक शर्त है, न कि धारा 149 के अधीन। 149 के लिए उसको होना चाहिए था सामान्य आशय नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्य होना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। क्या 118 में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के आवश्यक तत्व कौन कौन है? पहला क्या है, अपराध करने के संभाव्य ज्ञान होना चाहिए। ओके, एंड दूसरा क्या है, सामान्य आशय। तीसरा धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य। चौथा अपराध करने में सक्रिय भागीदारी। नीचे दी गई कोड की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। ओके, पहला क्या है 1, 3 और 4 एंड दूसरा हो गया 2 और 4, तीसरा 3 और 4 तथा चौथा 1 और 3। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं धारा 149 का आवश्यक तत्व क्या है। इसका आवश्यक तत्व है अपराध करने का संभाव्य ज्ञान होना चाहिए तथा साथ ही साथ अपराध करने में सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 का 2 ऑप्शन हो गया आपको, अपराध करने में सक्रिय भागीदारी होना चाहिए आवश्यक नहीं है, बल्कि क्या है धारा 144 में वर्णित अवैध उद्देश्य अर्थात विधि विरुद्ध जमाव का जो है अवैध उद्देश्य होना आवश्यक है। ओके, अर्थात धारा 149 का आवश्यक तत्व हो गया अपराध करने का संभाव्य ज्ञान और धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य होना चाहिए। 1 और 3 क्या इसका सही आंसर है। 1 और 3 किस में है, तो मैं आपको बतला दूँ 1 और 3 हो गया ऑप्शन नंबर डी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2002 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत अपराध करने के लिए संभाव्य ज्ञान तथा धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य इस धारा का आवश्यक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्या 119 में सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में से किसमें उपबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 149, ऑप्शन सी धारा 34 और धारा 149 दोनों के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 34 सपटे धारा 149। ओके, मैं आपको बतला दूं सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किसमें उपबंधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धारा 34 और धारा 149 दोनों के अंतर्गत आ जाता है। ओके, क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2004 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत उपबंधित है, जबकि धारा 34 में सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व अर्थात आणविक दायित्व का सिद्धांत उपबंधित है। ओके, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। इसमें क्या है, आईपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से
किसमें प्रातिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत के मान्यता प्रदान की गई है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 34 में, ऑप्शन बी धारा 149 में, ऑप्शन सी धारा ए और बी, ऑप्शन सी क्या है ए और बी दोनों में, तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान किया गया? तो उपयुक्त में से किसी में भी क्या होगा, आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन आपको यूपी में 2015 में पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या बतला दूँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 155 व 156 प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व को स्वीकार करता है। धारा 34 व धारा 149 का संबंध संयुक्त दायित्व से। जबकि क्वेश्चन क्या था, प्रतिनिधिक दायित्व से। प्रतिनिधिक दायित्व केवल क्या और केवल 3 सेक्शन है। कौन सेक्शन है? 154, 55 और 56। इसलिए इसका सही आंसर हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि 149 तथा 34 धारा था संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।